हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम सायस। दोस्तों, आज इस मैराथन सीरीज़ में हम लोग डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंस पर्सपेक्टिव, मेंस 2025 में करंट अफेयर से डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे थरोली। और इसमें ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं जाएंगे, हम लोग टेक्निकल टॉपिक्स में नहीं जाएंगे, थ्योरी में रहेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज इस मैराथन सीरीज़ में हम लोग ये इतने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे, जिससे कि हम लोग मेंस में जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस हमें आएंगे डिफेंस सेक्टर रिलेटेड उन्हें अच्छे से टैकल कर सके। यही ऑब्जेक्टिव है 2025 मेंस पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट टॉपिक इज अ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली कैरी ऑन हुआ है और उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन से डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया था उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक्स से आप ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, करंट अफेयर में ही था, उसके बारे में हमें ज़्यादा अवेयरनेस भी होगी। देन सेकंड इज इंडियाज़ न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन रिस्पेक्टिव ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस वो चेंज हुई है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड इज गोल्डन डोम। ओके, अब गोल्डन डोम, आयरन डोम और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हमने टर्म सुने हैं, उसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्डन डोम से पर्सपेक्टिव में हमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसे एज ए एग्जाम्पल अगर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है गोल्डन डोम के बारे में तो उसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी समझेंगे। और इसको इंडियन कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है, इसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि बेसिकली गोल्डन डोम भी एक एयर डिफेंस सिस्टम ही है और भारत ने भी एयर डिफेंस सिस्टम का ही यूज़ किया था पाकिस्तानी जो ड्रोन स्वॉर्म्स अटैक्स थे उनके खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र। जितना भी आर्म ट्रांसफ़र हो रहा है या मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल एंड परचेस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे और उसके पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे। देन इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडियाज़ डिफेंस इम्पोर्ट और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और एक मेड इन इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी इसमें हम लोग देखेंगे। देन पुश फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिजिनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड वायरल हुआ था, फंड कावेरी इंजन। उसके बाद हमने इंजन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी देखे थे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है, उनमें इंडिजिनाइजेशन डिफेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे कनेक्टेड होगा। और जब इंडिजिनाइजेशन की बात आ रही है तो यहाँ पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन DRDO के बारे में भी बातचीत होगी कि DRDO सक्सेस है या फेल्यूर है, या DRDO कौन से प्रॉब्लम से गुजर रही है, और साथ ही DRDO को इम्प्रूव करने के सजेशंस पर भी डिस्कस करेंगे। देन नेवीज पुश फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ सबमरीन। अब ये P75I जो प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का सबमरीन का, P75 प्रोजेक्ट में तो हमने सबमरीन जो थी स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन्स को खरीदा था। अब हम लोग P75I में और 6 सबमरीन को खरीदने की बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को भी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देखेंगे। इसके अलावा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के इंजन की बात होगी, कावेरी इंजन के डेवलपमेंट की बात होगी, या जो इंडियन एयरफोर्स ने रफाल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं क्या उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो प्रिंसिपल है उन पर भी थोड़ा सा डिबेट और डिस्कशन हम लोग करेंगे। देन न्यूक्लियर ट्रायड। अब बात न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की हो रही है, न्यूक्लियर थ्रेट्स की हो रही है, तो उसमें जो न्यूक्लियर ट्रायड होता है, जो न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करता है, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एज़ यू नो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर ट्रायड था, पर उसके बावजूद इंडिया ने अटैक किया। तो न्यूक्लियर ट्रायड की इफेक्टिवनेस सेम कॉन्टेक्स्ट आता है रशिया के कॉन्टेक्स्ट में कि रशिया यूक्रेन वॉर है जिसमें रशिया तो न्यूक्लियर पावर है, उनके पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, उसके बावजूद यूरोपियन और अमेरिका जो एंटी रशियन एक्टिविटीज़ कह सकते हैं या यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि क्या दुनिया में ये जो न्यूक्लियर ट्रायड जिससे न्यूक्लियर डिटरेंस क्रिएट हुआ है क्या वो फेल हुआ है। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाई इंडिया नीड 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर। इस टॉपिक पे डिबेट जो है ये लास्ट ईयर बहुत डिबेट हुई थी कि इंडियन नेवी जो है क्या हमने नेवी को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए
हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हिस्टोरिकली मतलब मुगल से लेके शिवाजी महाराज से लेकर आज की डेट में भी बात करें तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नेवी जो है सबसे छोटी है, सबसे निगलेक्टेड है। और इंडिया को नेवल पावर बनने की क्यों ज़रूरत है? इंडियन नेवी के लिए हमें थर्ड एयरक्राफ्ट क्यों? तो अभी इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे जो डिबेट हुई थी उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन इंडियाज़ डिफेंस डिलेमा, हेवी प्लेटफॉर्म और स्मार्ट टेक। अब ये जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव। अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो हेवी प्लेटफॉर्म्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, टैंक्स है, उनके कंपैरिजन में जो स्मार्ट टेक बेस जो सुसाइड ड्रोन्स है, कामाकाजी ड्रोन, शहीद ड्रोन, कॉप्टर्स, ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के साथ ही ये जो एकदम हेवी और कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली डैमेज भी कर पाते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर की अगर बात करें जिसमें एआई होगा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन बेस्ड वेपन सिस्टम्स होंगी जो बहुत ही चीपर है और उन्हें मास प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। तो अब हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किस में हो? अब इसी टॉपिक को हम लोग इंडिजिनाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमारी न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उस कॉन्टेक्स्ट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का जो डिफेंस सेक्टर्स में जो एम्बेडमेंट है उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे, कैसे एआई को, क्वांटम कंप्यूटिंग को डिफेंस पर्सपेक्टिव से कनेक्ट किया जा सकता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा या फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से होगा। तो दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो अगेन वेलकम यू ऑल इन श्रीराम्स आईएएस। अगर आप यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें कोई कन्फ्यूजन है या प्रिपरेशन के बारे में जो भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और श्रीराम आईएएस आपको 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसे आप हमारे मेंटोर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर दीजिए। चलिए तो फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर में हमने कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया था और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी या जिन्होंने अपनी इफेक्टिवनेस को प्रूव किया था। तो इसमें सबसे पहले जो था वो था एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब दोस्तों जो इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एयरफोर्स ने एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बना के रखा है। सेम वे इंडियन आर्मी का भी एक अक्षतीर करके भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इन सबको इंटीग्रेट किया, जिन्होंने सक्सेसफुली पाकिस्तान की तरफ से होने वाले जितने भी ड्रोन अटैक्स थे या जो भी पोटेंशियल अटैक्स थे उन्हें इन्होंने इंटरसेप्ट किया था। उसके बाद हमने इस मिशन में सैटेलाइट सर्वेलेंस को यूज़ किया था। सैटेलाइट सर्वेलेंस में अगर बात करें तो इसमें कार्टोसैट है, रिसोर्ससैट, इन 2 सैटेलाइट्स को इंडियन एयर फोर्सेस ने या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इफेक्टिवली यूज़ किया था मॉनिटरिंग के लिए, एनिमी पे सर्वेलेंस करने के लिए। अब दोस्तों इनसे कौन सी चीज़ें समझ में आई जो करंट अफेयर से कनेक्टेड है? सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट जो रिकॉग्नाइज किया गया वो ये कि पाकिस्तान को भी रियल टाइम में सैटेलाइट सर्वेलेंस या जो विजुअल्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे थे, ऐसा इंडियन आर्मी ने कहा था कि उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि वो 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर आर्म्ड पर्पस, एनिमी सर्वेलेंस के लिए, बॉर्डर सर्वेलेंस और प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि अब बॉर्डर मैनेजमेंट में सैटेलाइट सर्वेलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की। अब दोस्तों जनरली एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स जो होती है वो होती है SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। इन्हें लॉन्च किया जा सकता है सरफेस से और ये टारगेट हिट करते हैं एरियल। अब एरियल टारगेट कौन से ये हिट कर सकते हैं? ये ड्रोन्स को हिट कर सकते हैं, क्रूज मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, फाइटर प्लेन्स को एयर में ही डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये मिसाइलें जनरली रेडार सिस्टम को यूज़ करते हैं जो भी टारगेट्स है उन्हें ट्रैक करने के लिए। अब दोस्तों पूरी दुनिया में फ़िलहाल एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में हम बहुत न्यूज़ पढ़ रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो इसमें हमने कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में पढ़ा? तो अगर बात करें तो एक है आयरन डोम,
आयरन डोम जो कि इजराइल ने यूज़ की थी, ये मीडियम रेंज है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड पेट्रियट, पेट्रियट जो कि यूएसए की है, जो ये यूक्रेन को दे रहे हैं, इजराइल को दे रहे हैं, और यूक्रेन वॉरफेयर में तो हम लोग पेट्रियट के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम। देन थर्ड अगर बात करें तो एक थार्ड करके भी है, ये भी यूएसए की एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में से थार्ड जो है ये पर्टिकुलरली बैलिस्टिक मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है और ये एडवांस है। देन अगर बात करें रशियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमने S-400 के बारे में सुना है। अब S-400 जो है इसे इंडिया ने भी परचेस किया है रशिया से, और S-400 का जो नाम जो है वो हमने रख दिया सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण से, और इन्होंने हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। तो दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम मोस्टली सरफेस टू एयर मिसाइल से होती है, जिसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारी इंडिजिनियस, ये टर्म यहाँ पर याद रखनी है, इंडिजिनस जो इंडिया ने खुद डेवलप की है आकाश मिसाइल सिस्टम, इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। उसके बाद इंडिया में बराक करके भी एक मिसाइल है जो हम इजराइल के साथ जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं, बराक 8। और सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मेजर रोल प्ले किया वो है ब्रह्मोस। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और इसका नाम जो है वो इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्रा और रशियन रिवर मॉस्कोवा इनके नाम से है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये एक सबसोनिक या सुपरसोनिक, तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है ये 2.523 मैक होती है। अब मैक मीन्स इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, तो ये आवाज़ की स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है, और इन्होंने ही पाकिस्तान में हेवॉक कॉज किया था। सो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो भी मिसाइल सिस्टम्स यूज़ की थी उसमें हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो है आकाश, ये इंडिजीनियस थी। बराक 8 पहले इजराइल से खरीदी थी, अब हम लोग इसका जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं। S-400 हमने रशिया से परचेस की है, और ब्रह्मोस जो है इसे हमने जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस किया है। यानी इंडिया के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है या तो हम लोग उन्हें परचेस कर रहे हैं या तो हम लोग उन्हें जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के पार्टनरशिप में, या हम लोग उन्हें इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं। यही से पॉइंट आता है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, कि हमें हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ही क्यों डेवलप करने की और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मेजर डिफेंस सिस्टम्स थे जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यूज़ किए गए थे, जो हमें एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। सो दैट्स वाई यू शुड नो ऑल अबाउट इट। देन सेकंड, इंडियाज़ न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। अब इंडिया की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कौन सी है, उसके लिए पहले हमें उसकी न्यू डॉक्ट्रिन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है कम्प्लीटली। इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है, और शिफ्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन के कॉन्टेक्स्ट में। तो न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो हमने एक्सेप्ट की है उसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जिनमें से 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको याद रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव। सबसे पहला ये डिसाइसिव रिटेलिएशन। अब डिसाइसिव रिटेलिएशन का मतलब क्या है, तो दोस्तों जब 26/11 हुआ था, जब मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब इंडिया ने रिस्पॉन्स किया था क्या, रिटेलिएट किया था? तो डेफिनेटली नहीं किया था। हमारी पुरानी डॉक्ट्रिन जो थी उसमें जितने भी टेररिस्ट अटैक हम पर होते थे हम लोग रिटेलिएशन नहीं करते थे, हम लोग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को यूज़ करते थे, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते थे, या यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करते थे ताकि इंडिया पे होने वाले टेररिस्ट अटैक्स को रोका जा सके, और जो भी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन्हें पनिश किया जा सके। बट ये अप्रोच चेंज हो गया है। अब अप्रोच कौन सा है, डिसाइसिव रिटेलिएशन। रिटेलिएशन तो होगा पर वो डिसाइसिव होगा। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी चीज़ हुई, तो दोस्तों पहले जो हमने ऑपरेशन किया था पुलवामा के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ जो कश्मीर रीजन जो था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK रीजन, वहीं पर ही अटैक किया था, और वो भी पर्टिकुलरली टेररिस्ट कैंप के अगेंस्ट। पर सिंदूर ऑपरेशन में हम लोगों ने पाकिस्तानी मेन लैंड को भी हिट किया,
पाकिस्तानी पंजाब में जो भी टेररिस्ट कैंप्स थे उन्हें भी अटैक किया और अटैक्स डिसाइसिव थे। तो पहला चेंज ये हुआ है काउंटर टेररिज्म की जो न्यू डॉक्ट्रिन है, अपनी न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, कि अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर इंडिया में होती है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो इंडिया रिटेलिएट करेगा, और वो भी डिसाइसिवली, फर्स्ट। देन अगर सेकंड की बात करें तो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरर स्पॉन्सर एंड टेररिस्ट। अब टेरर स्पॉन्सर और टेररिस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट समझता है। अब दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में आपने ये टर्म्स पढ़ी होगी कि भाई दो टाइप्स के एक्टर्स होते हैं, स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होता है। तो भारत में जब भी इसके पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी तो पाकिस्तान एक ही चीज़ बोलता था, वो थी कि जो टेररिस्ट है ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये पाकिस्तान का क्लेम होता था, इसीलिए इंडिया रिटेलिएट नहीं करता था, क्योंकि तब हम लोग डिस्टिंक्शन करते थे कि टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर और पाकिस्तान जो है ये स्टेट एक्टर्स, तो उनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे। पर इस बार हम लोगों ने इस डॉक्ट्रिन को चेंज कर दिया है। अब इंडिया डिस्टिंक्शन नहीं करेगा टेररिस्ट में और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में या टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्रीज़ में। यानी अब भारत पर अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, बल्कि उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो स्पॉन्सर करते हैं, सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं या प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं, या जिस किसी कंट्री के लैंड से वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, उन्हें भी अब हम लोग रिस्पॉन्सिबल मानेंगे और उनके भी खिलाफ डिसाइसिव रिटेलिएटरी एक्शन होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि अब डिस्टिंक्शन नहीं होगा टेररिस्ट में और टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्रीज़ में। यानी पहले जेईएम या लश्कर तैयबा को सेपरेट माना जाता था पाकिस्तान से, इन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर मानते थे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को स्टेट। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है करके हम लोग रिटेलिएशन नहीं कर पाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब रिटेलिएशन टेररिस्ट के खिलाफ और टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वालों के खिलाफ भी होगा। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्या चीज़ है? अब दोस्तों पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर स्टेट है और उनकी डॉक्ट्रिन भी है फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, इंडिया की है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अब पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट किया था, तो पाकिस्तान ने हमेशा ये लगता था कि अगर हम लोग इंडिया पे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करे तो इंडिया पाकिस्तान पे कभी अटैक नहीं करेगा। क्यों? तो उनके पास न्यूक्लियर डेटरेंस है। तो ये वन सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल था। तो जब भी इंडिया में कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी तो ये सारी दुनिया में जाके बोलते थे कि इंडिया हम पे अटैक करने वाला है और हम रिटर्न में जो हमारी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसमें इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जिसके वजह से दुनिया के मेजर प्लेयर इन्वॉल्व हो जाते थे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कभी जो पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, पाकिस्तानी पंजाब जो है, वहाँ पर कभी अटैक नहीं करता था क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होता। पर इस बार हम लोगों ने पाकिस्तानी पंजाब में भी अटैक किया। तो यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो कर रहा था पाकिस्तान, अब इंडिया उसे टॉलरेट नहीं करेगा। तो अगर फ्यूचर में पाकिस्तान से कोई भी इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सरशिप मिलती है या ओरिजिन भी होती है तो इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा। और ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर डेटरेंस का फेल्यूर है कि अब इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं फंसेगा और हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो दोस्तों ये चेंजेस हुए हैं हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं, पर ये 3 चेंजेस इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, कि इंडिया की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में डिसाइसिव रिटेलिएशन है, नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, देन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरर स्पॉन्सर एंड टेररिस्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो हमें याद रखने हैं। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव जो मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ थर्ड, गोल्डन डोम। अब दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रशियन ड्रोन्स जो है ये यूक्रेनियन कैपिटल सिटी कीव हो या उनकी एक्सट्रीम वेस्ट सिटी लीव हो, वहाँ पर ये लोग अटैक कर रहे हैं। और एक कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूक्रेन्स को एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अब यूक्रेनियन ड्रोन्स भी कहाँ पर अटैक कर रहे हैं? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या बहुत डीप इनसाइड में भी अटैक्स हो रहे हैं। सेम वे हमने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट देखा
जहाँ पे ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया था। यमन में जो हौदी रेबल है ये भी बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे इजराइल को टारगेट करने के लिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएसए को और एक चीज़ समझ में आई, जो उनकी सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम थी, पेट्रियट सिस्टम, जिसे यूक्रेन में डिप्लॉय किया गया, जिसे रशियंस ने इंटरसेप्ट भी किया और कुछ पेट्रियट्स को क्लेम किया कि डिस्ट्रॉय भी किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में यूएसए अब उसकी पूरी नेशनल टेरिटरी के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना चाहता है, स्ट्रॉन्गर। उसके पास पेट्रियट है, थार्ड है, पर उसे न्यू जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो पूरी यूएस की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। अभी न्यूली हाइपरसोनिक वेपन्स बहुत न्यूज़ में है, बहुत डिमांडिंग भी है। इसीलिए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो होती थी, जैसे कि ग्राउंड बेस्ड पेट्रियट, ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसके साथ ही ये स्पेस बेस्ड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट करना चाहते हैं। सो गोल्डन डोम, जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि यूएसए को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। और ये एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ग्राउंड बेस्ड तो होगी, प्लस सैटेलाइट बेस्ड भी होगी, स्पेस बेस्ड भी होगी। अब यहाँ पे स्पेस में भी कुछ पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को या स्पेस असेट्स को प्लेस किया जाएगा, जिनका काम होगा जितनी भी मिसाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उन्हें ट्रेस करना, उनकी ट्रैजेक्टरीज को कैलकुलेट करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। अब ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस कहाँ पे कैरी की जा सकती है? अब ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है, इसे बिफोर टेक ऑफ यानी जब एनिमी कंट्री उनके मिसाइल सिस्टम्स को अगर रेडी कर रही है या उनके मिसाइल लॉन्चर्स अगर विजिबल है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, साथ ही इंटरसेप्ट करना। टेक ऑफ की फेज़ में, लैंडिंग की फेज़ में, जो फ्लाइट के जितने भी फेजेस होते हैं उनमें उनको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना। और ये पूरा सिस्टम बेस्ड होगा सैटेलाइट बेस्ड प्लस ग्राउंड बेस्ड सिस्टम पे, और ये सिस्टम मल्टी लेयर होगा। नॉर्मली इंडिया के पास भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्स में आता है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा था। अब इन्हें मल्टी लेयर सिस्टम चाहिए, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी और हर लेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरसेप्टर्स को यूज़ किया जाएगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन सिस्टम्स को यूज़ करेंगे, जिसमें AI को भी इम्बेड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होगी, ये हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल, इन दोनों को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए कौन से चैलेंजेस आज के वर्ल्ड में फेस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम। अब एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम किस लिए? तो रिसेंटली जो B4 बॉम्बर्स है यूएसए के, जिन्होंने ईरान में बॉम्बिंग की थी, अब उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो रेडार पे डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो ऐसे जो डिवाइसेस है, जैसे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है F-35, इनके बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, इन्हें रेडार पे डिटेक्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल है करके। अब जैसे ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही है तो उनके डिटेक्शन के लिए भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही है, तो इन्हें एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम बनानी है, एडवांस डिटेक्शन सिस्टम बनानी है। उसके बाद जो न्यू थ्रेट आया है, जिन्होंने एग्जिस्टिंग जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको मीनिंगलेस बना दिया, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक, अब इंडियन ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक है, ये साउंड की स्पीड से 2 से 3 मैक की स्पीड में ट्रैवल करती है। अब हाइपरसोनिक का क्राइटेरिया ये है, अगर किसी मिसाइल की स्पीड 5 मैक या उससे ज़्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई मिसाइल है, जैसे रशियन किंजल भी है, एवेंगार्ड भी है, इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड जो है वो मैक 20, 24, मैक 10 प्लस आती है। तो अगर इनकी स्पीड ज़्यादा है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनमें जो रेडार सिस्टम्स है, इन्हें मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम टाइम्स होता है, सेकंड्स का टाइम होता है। तो उसके लिए भी एडवांस सिस्टम्स बनानी ज़रूरी है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करें। और अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दुनिया में कहीं से भी ओरिजिन हो सकती है, जैसे इंडिया की अग्नि 5 है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, तो उसे अर्ली डिटेक्ट करना, ट्रैक करना
ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के लिए नियरली इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि 5000 किलोमीटर इज़ अ बिग डिस्टेंस, तो उसके लिए सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चैलेंजेस का सामना करके उससे निपटने के लिए यूएसए को गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को समराइज़ कर लेते हैं शॉर्ट में। तो यूएसए को गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? क्यों? तो अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप हो रही है, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप हो रही है, जिन्हें ट्रैक करने के लिए ग्राउंड बेस्ड सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम चाहिए। करके इन्हें ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है जो ग्राउंड बेस्ड भी होगा, स्पेस बेस्ड असेट भी जिसमें होंगे, साथ ही मल्टी लेयर अप्रोच चाहिए, क्योंकि अभी जो टारगेट्स है वो मल्टीपल है। ड्रोन्स है जो बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, फाइटर प्लेन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और भी कई तरह के डिफरेंट एरियल टारगेट्स फ्यूचर में आ सकते हैं। देन इन्हें ट्रैक करना, डिटेक्ट करना, उसके लिए सैटेलाइट सिस्टम चाहिए, और इन्हें डिफरेंट फेज में डिस्ट्रॉय करने के लिए उतने कैपेबल इंटरसेप्टर्स भी चाहिए। उसके साथ ही इस सिस्टम में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एडवांस फीचर भी इन्हें एम्बेड करने हैं, ताकि ये अमेरिकन होमलैंड को प्रोटेक्ट कर सके। ये ऑब्जेक्टिव है डोनाल्ड ट्रंप का, और जिसे इन्होंने नाम रखा है गोल्डन डोम। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है, ओके, क्या हमें भी गोल्डन डोम की तरह एक मल्टी लेयर जो एयर टू सरफेस प्रोटेक्शन है, क्या उसे डेवलप करना चाहिए? और जब जो हमारा ये इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम जो है, इसमें भी देखो हम लोग मल्टीपल टाइप्स की मिसाइल यूज़ की थी, हमने आकाश को भी यूज़ किया था, हमने S-400 सिस्टम्स को भी यूज़ किया था। तो भारत को भी ऐसे ही एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमें भी इस पॉइंट को एनालाइज करना होगा कि अगर इंडिया को इस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम बनानी है तो उसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए। इसका सजेशंस आप गोल्डन डोम के जो फीचर है उनके बेसिस पर लिख सकते हो। साथ ही S-400 या उसके एडवांस वर्जन क्या हमने रशिया से खरीदनी चाहिए या खुद डेवलप करने चाहिए, इसे हम लोग समझेंगे। अब उसके पहले जो ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र जो है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड जो है, इनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अब इसके बारे में रिपोर्ट कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है, तो उसका नाम है दोस्तों सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल यूनिट है जिसका काम होता है रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। इन 4 सेक्टर में ये रिसर्च करती है। कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्मामेंट्स हो, आर्म्स कंट्रोल हो, डिसआर्मामेंट हो। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2020 टू 2024 के हिसाब से इंडिया जो है ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। ओके, तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर यूक्रेन। अब दोस्तों ये प्राउड फील करने वाली बात है या नहीं है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। अब हम लोग अगर सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, मतलब हमारी जो भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, डिफेंस के असेट हो, स्पेयर पार्ट हो, मेंटेनेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो या एडवांस वेपनरी हो, चाहे फिर वो स्टेट ऑफ आर्ट क्यों ना हो, इन सब के लिए हम यानी इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। अब इंडिया जो ग्रेट पावर बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, एक रीजनल प्लेयर की तरह इंडियन ओशन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, उसके लिए क्या डिफेंस जैसी चीज़ों के लिए भी दूसरों पे डिपेंड होना सही बात है या आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, वो पॉइंट। अब हम लोग अगर बात करें पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि यूएसए जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, उसका एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो हो गया है, 43% शेयर है उसका। अमेरिकन आर्म्स एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी जा रही है। उसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि रशिया का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो 64% डाउन हो चुका है। अब ये डाउन क्यों हुआ, उसके रीज़न सिंपल है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशियंस को ही उनके आर्म्स और वेपन्स की ज़रूरत है, करके वो बाकी कंट्रीज़ के डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे या न्यू एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं ले पा रहे।
और तीसरा पॉइंट, फ्रांस जो है, ये फ्रांस थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर के तौर पर अभी उभरा है। तो रशिया का आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन तो हुआ है 64% से, बट स्टिल रशिया इज सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर। अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, इंडियन आर्म्स की अगर बात करें तो इंडिया का भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। अब देखो दोस्तों, इंडिया तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, बट हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है और वो अब तक का ऑल टाइम हाई हमने अचीव किया है, जो है 23,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 2.76 बिलियंस, इतना इस ईयर में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट अचीव करना है 2029। अब इंडियन आर्म्स का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी ब्रह्मोस मेजर रोल प्ले कर रहा है। फिलीपींस को हमने उसको डिलीवर भी कर दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ब्रह्मोस की डिमांड भी बढ़ रही है। उसके अलावा अर्मेनिया को हम लोगों ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हो या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, उन्हें भी सेल किया है। और बाकी कंट्रीज़ को भी हम लोग हमारी नई एडवांस वेपनरी सिस्टम जो है वो पिच कर रहे हैं कि वो हमसे खरीदे। तो इंडिया आर्म्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है, उसके साथ इंडिया आर्म्स इंपोर्टर भी है। अब दोस्तों, इंडियन आर्म्स इंपोर्टर में हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि हम तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर तो डेफिनेटली है, बट हमारा जो आर्म्स इंपोर्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है। ये गुड न्यूज़ है कि आर्म्स इंपोर्टर तो है हम सेकंड लार्जेस्ट, पर हमारा आर्म इंपोर्ट कम हो रहा है। लास्ट ईयर मतलब 25-19 से लेके 22-24 तक की अगर बात करें तो 9% से कम हुआ है, 9.33%। उसका रीज़न है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई आर्म्स इंपोर्ट कम हो रहा है, बट स्टिल रशिया जो है ये हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है। इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने में रशिया नंबर 1 है। पहले इसका परसेंट जो था वो 80% के आसपास था, पर अब गवर्नमेंट उसे रिड्यूस कर रही है, क्योंकि हम लोग एक सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं सारे आर्म्स वेपन्स की सप्लाई के लिए, वो भी रशिया पे, जिनके साथ चाइना के रिलेशन भी अच्छे हो रहे। और इंडिया चाइना रिलेशंस में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही, हमारी बॉर्डर अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, गलवान जैसे क्लैशेस हुए हैं। तो उस केस में हमें रशिया पे डिपेंडेंस रिड्यूस करना होगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या था? इसका बेस्ट सोल्यूशन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, कि इंडिया में ही टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करो और उससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, ताकि हमारा आत्मनिर्भरता भी अचीव हो जाए और रशिया पर डिपेंडेंस भी कम हो। पर दोस्तों, ये चीज़ 1 या 2 साल में नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्लान है। तो इसके लिए इंडिया ने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई की है उस स्ट्रैटेजी को समझना है। स्ट्रैटेजी ये है कि एक ही सोर्स से आर्म्स को इंपोर्ट करने से बेटर है उसको डाइवर्सिफाई करो। तो अब इंडिया आर्म्स तो एक्सपोर्ट कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर तो है, पर अब हम लोग हमारे आर्म्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो पहले 80% के आसपास ओनली रशिया से आता था, अब हम लोग फ्रांस, इजराइल और यूएसए, इन कंट्रीज से भी वेपन खरीदते हैं। यानी अब इंडिया जितने भी आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है उनका सोर्स एक ही कंट्री नहीं है, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज़ है। फ्रांस भी है, इजराइल भी है, यूएसए भी है। इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस की अगर बात करें तो रफाल हमने उन्हीं से ख़रीदा है, नेवी के लिए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन उन्हीं से खरीदी थी। सेम वे इजराइल और यूएस से हम लोग प्रीडेटर ड्रोन्स भी खरीद रहे हैं, MQ-9 रिपर जैसे। और अभी रिसेंटली अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भी हुई है। एयरफोर्स के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स है, C-17 है, C-30 है, वो भी हमने रशिया से खरीदे है, वो भी हमने यूएसए से खरीदे है। सो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, पर हमारा आर्म्स इंपोर्ट डिक्रीज़ हो रहा है। उसका रीज़न है डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। हम इंपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही कंट्री पे एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट थे, वो थी रशिया। इसका सोल्यूशन 2 है। एक, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनो डिफेंस के मामले में। सेकंड, जो इंपोर्ट जो कर रहे हैं उनके सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करो। तो एक ही कंट्री से सारे का सारा डिफेंस मटेरियल इंपोर्ट करने से बेटर है हम उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, इजराइल, यूएसए ये लीडिंग मेजर कंट्रीज़ है। सो दोस्तों, अब हमने हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स
2024। देन इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट की भी बात कर ली, इंपोर्ट की भी बात कर ली, और यहाँ पर हमने डिफेंस रिलेटेड टॉपिक ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा था, वो था इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब इसे कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या इंडिया ने पास्ट में इसे अचीव करने की कोशिश नहीं की? तो दोस्तों हमने इसके लिए बहुत कोशिश भी की थी, और इसीलिए इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हमें एक कंपैरेटिव क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए 3 इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश किया था। इसमें इसरो है जो स्पेस से रिलेटेड वर्क के लिए, सेकंड हमने लॉन्च किया था बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर प्रोग्राम, और थर्ड जो थी वो थी DRDO। अब इनमें से इन 3 ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसरो का काम एक्सलेंट है, उन्होंने मार्स मिशन कंप्लीट किया, चंद्रयान मिशंस कंप्लीट किए। जब बार्क की बात करें न्यूक्लियर, तो हमारे पे जितने भी न्यूक्लियर सैंक्शंस थे उसके बावजूद इनका काम भी एक्सलेंट है। पर DRDO का जो टारगेट जो था, ये DRDO कहीं तो भी फेल हो रहा है। अब DRDO फेलियर के रीज़न हमें पूछे जा सकते हैं कि DRDO क्यों भारत को अभी तक एक फाइटर जेट डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्यों इंडियन नेवी को फिर से प्रोजेक्ट 75I में सबमरीन्स को खरीदना पड़ रहा है। हाँ, DRDO ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में अच्छा काम क्यों किया? क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लीडर जो थे वो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, हमारे एक्स प्रेसिडेंट। तो DRDO ने मिसाइल सेक्टर्स की डेवलपमेंट अगर छोड़ दे, जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है, इनके अलावा किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे। इनके इंडियन आर्मी के लिए टैंक्स डेवलप करने थे, गन्स डेवलप करने थे, वहाँ पर भी हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहे हैं। तो DRDO के फेलियर के पीछे के रीज़न, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जब आती है तब बात DRDO की ही आती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे वो ये कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन PMO के अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पर DRDO जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है उसका हानि जो है, उसका नुकसान जो है वो DRDO को लेना पड़ा है। DRDO के जो भी प्रोजेक्ट है उनकी कॉस्ट बहुत ओवर एस्टिमेट हो जाती है, डिलेज बहुत है। एक तो कॉस्ट है, दूसरा डिले बहुत हो रहा है, और ये लोग जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तब तक जो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट है वो इनसे काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बेस्ट एग्जांपल, DRDO बहुत सालों से ड्रोन्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, पर अभी जो इंटरनेशनली अवेलेबल ड्रोन्स है उनसे DRDO के ड्रोन मैच ही नहीं होते, इसलिए हमें इजराइल से ड्रोन्स खरीदने पड़े, जिन्हें हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ किया। हम लोग USA से ड्रोन खरीद रहे हैं, रिपर, MQ-9। तो वैसे ही दोस्तों DRDO की प्रॉब्लम्स कौन सी है? तो सबसे पहला, DRDO में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म बहुत है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ना कि PMO के अंडर आती है, और इनके प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल करते हुए सालों बीत जाते हैं, और डेवलपमेंट फेज़ में भी इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे अचीव करेंगे? तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन होगा कि अब हमें डिफेंस में जो DRDO पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसके साथ हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना होगा। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना होगा। इसके पहले हम क्या करते थे? इसके पहले हम लोग जो भी डिफेंस के आइटम परचेस करते थे, जैसे रफाल परचेस किया हमने, बोफोर्स को परचेस किया था हमने, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को परचेस किया हमने। तो परचेस के एग्रीमेंट में हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे फोकस देना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इस फेज से हम लोग गुजरे जहाँ पे सारी डिफेंस डील में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिक कंडीशन होती थी, ताकि उस प्रोडक्ट के साथ उससे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी भी हम खरीदें और उसे डेवलप करें। अब डेवलपमेंट के लिए मोस्टली इस टेक्नोलॉजी को PSU को ही दिया जाता था, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को, पर अब हम लोग इसे प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो फॉरेन कंपनीज़ है उन्हें इंडियन डिफेंस सेक्टर में एंट्री,
उसके लिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है जॉइंट वेंचर। तो दोस्तों दुनिया की जितनी भी बड़ी डिफेंस कंपनीज है वो अभी इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करके, जैसे अदानी के साथ, टाटा के साथ, अनिल अंबानी की कंपनी के साथ, रिलायंस के साथ जॉइंट वेंचर इंडिया में प्रोड्यूस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा। तो हमारा फेज आउट कैसे हुआ है? पहले सिर्फ और सिर्फ DRDO ही डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्शन भी करता था। बाद में हमने प्रोडक्शन में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडियन प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया। देन फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी लिमिट है कि वो फॉरेन कंपनीज जॉइंट वेंचर, अभी 100% ओन फॉरेन कंपनीज को हमने डिफेंस सेक्टर में अलाउ नहीं किया है। हर डिफेंस डील के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, पर ये जितने भी एग्रीमेंट्स हम लोग देख रहे हैं इनमें भी सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है डिले और दूसरा है कॉस्ट। इसे रिड्यूस करने के लिए सॉल्यूशन जो है वो एक ही है, वो है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल का होना ज़रूरी है, तभी इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अचीव होगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, तो ये होपफुली जल्दी अचीव हो जाए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्यों हमें इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उसमें इंडियन नेवी का जो एक प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट P75I, आई मीन्स इंडिया। इसके पहले एक प्रोजेक्ट जो था वो था P75। इस P75I प्रोजेक्ट में इंडिया ने डीजल पावर न्यूक्लियर सबमरीन को खरीदा था, स्कॉर्पियन क्लास, जिसे हमने इंडिया में लाने के बाद कालवरी क्लास बोल दिया। अब डिफेंस क्लास जो थी स्कॉर्पियन डीजल पावर सबमरीन, अब ये 6 सबमरीन्स जो थी इसकी डील देखिए कैसी थी। इसकी डील ये थी कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 6 सबमरीन हमने परचेस की फ्रांस से, पर इनको बिल्ड किया गया इंडिया में मुंबई माझगांव डॉक। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ और इंडिया को सबमरीन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी मिल गया। और उस जो सबमरीन बिल्डिंग थी उसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक कंटेंट को भी प्रमोट करने की कोशिश की। नियर अबाउट 50 to 60% हम लोगों ने डोमेस्टिक कंटेंट, जिसमें MSMEs को भी प्रमोट किया। सब कुछ सही है। उसके बाद प्रोजेक्ट 75I। अब इस P75I में भी क्या होना है, इसमें भी 6 डीजल पावर सबमरीन को खरीदा जाएगा। 6 डीजल पावर सबमरीन, पर उनमें डिमांड जो है वो थी AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। अब AIP से क्या होगा? तो दोस्तों नॉर्मली जो डीजल पावर सबमरीन है, डीजल पावर सबमरीन जिसमें फ्यूल डीजल यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली उसे कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो सबमरीन को बार बार सरफेस पे आना पड़ता था। नियर अबाउट हर दूसरे दिन उन्हें सरफेस पे आना होता था ताकि वो एयर ले सके, ऑक्सीजन ले सके। अब सबमरीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसकी स्टेल्थ नेचर, कि वो कितना टाइम अंडर वाटर रह सकती है। अगर उसे बार बार सरफेस पे आना पड़ेगा तो एनिमी उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ट्रैकिंग ईजी हो जाती है एनिमीज़ द्वारा। इसीलिए AIP सिस्टम, अगर AIP सिस्टम लगाते हैं तो सबमरीन जो है ये 15 डेज तक अंडर वाटर रह सकती है, यानी सबमरीन की स्टेल्थनेस जो है वो इम्प्रूव होती है। अब इंडिया ने जब इस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड 6 सबमरीन्स को खरीदने का प्रपोजल रखा तो 2 चीज़ें हुई। एक तो बहुत सारी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को हमें बेचने को तैयार नहीं थी, दूसरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब DRDO ने टारगेट लिया कि हम खुद इसको डेवलप करेंगे, और अब DRDO इसे डेवलप कब करेगा, टेस्ट कब करेगा, और इंडियन नेवी इसे इक्विप करके सबमरीन्स कब खरीदेगी। तो इसके वजह से ये प्रोजेक्ट भी डिले चल रहा है। अब DRDO डेवलप कर पाता है या नहीं, या DRDO ने किसी फॉरेन कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अलग बात है। तो दोस्तों P75I के साथ वही हो रहा है। सेम चीज़ जो एग्जाम्पल हम लोग देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है कावेरी इंजन। अब 40 सालों से कावेरी इंजन को डेवलप किया जा रहा है। इन्हें यूज़ होना था LCA, ओके, LCA एयरक्राफ्ट में इसे यूज़ हो जाना चाहिए था, LCA तेजस। पर तेजस में हम लोगों ने फॉरेन इंजन्स को एम्बेड कर दिया। अब वो इंजन्स की डिलीवरी डिले हो रही है, जिसके वजह से तेजस LCA इनका जो Mach 1 वर्जन है उसमें डिले हो रहे हैं। साथ ही हमें 5th जेन एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करना है। अब इनके लिए भी इंजन हमारे पास नहीं है,
तो डेफिनेटली हमें इसे किसी दूसरे कंट्री से ख़रीदना होगा। अब ये हाईटेक प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत कॉस्टली आता है, मिलियंस में इनकी कीमत होती है। अब कावेरी इंजन, ये सारे एग्जाम्पल्स आप पुटअप कर सकते हो जहाँ पे DRDO फेल हुआ है। फिर क्वेश्चन आता है क्या DRDO सिर्फ फेल ही हुआ है? DRDO के सक्सेस भी तो कोई एग्जाम्पल होंगे जिन्हें हम लोग अगर पूछा जाए तो एग्जाम में लिख सके। अब DRDO की सक्सेस की बेस्ट एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो है मिसाइल्स। मिसाइल्स में अगर बात करें, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सक्सेसफुल हुई है। तो DRDO मिसाइल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर चुका है। अब ये जो सक्सेस है इसे बाकी सेक्टर्स में रिप्लिकेट करने की ज़रूरत है जिनको हमने डिस्कस किया था। इनके अलावा जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है इसमें भी DRDO को बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है। इंडिया दुनिया की वन ऑफ द उन कंट्रीज़ में से है जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाती है। तो हमने अरिहंत, अरिघाट, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को इंडिया में बनाया है इंडिजीनियसली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो इंडिया के पास है उनमें से सिर्फ एक है जो रशिया से लीज पर है, पर बाकी की 3 जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। उसके साथ ही हमने और एक चीज़ अचीव की है, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है विक्रांत। INS विक्रांत। इंडियन नेवी के पास ट्रेडिशनली सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता था जो भी हम लोग दूसरी कंट्री से परचेस करते थे। फॉर एग्जांपल अभी इंडियन नेवी के पास है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को हम लोगों ने रशिया से परचेस किया, उसको रिफर्बिश किया और फिर बाद में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया। पर DRDO ने, इंडियन नेवी ने INS विक्रांत इंडिजीनियसली एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप किया है और एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट जो अभी पाइपलाइन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो दोस्तों ये भी एक अचीवमेंट है कि हम लोग DRDO जो है वो कुछ सेक्टर में बहुत अच्छा कर पा रहा है, बाकी सेक्टर में अच्छा नहीं कर पा रहा है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन जो आता है कि हमें इंडिजिनाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, इंडिया को इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? तो अभी तक के हमारा जो भी सेशन हमने डिस्कस किया, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उनके बेसिस पर हम लोग कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और हमारी जो 2 नेबर है चाइना, पाकिस्तान, इनके साथ बॉर्डर इश्यूज़ हैं हमारे, साथ ही कुछ हिस्टोरिकल इश्यूज़ भी है, फॉरेन पॉलिसी कॉम्पिटिटिवनेस भी है, सुपर पावर बनने का ड्रीम भी है और हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे बेस्ड है। इसमें इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए हम डिफेंस इक्विपमेंट में फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। साथ ही आज के डेट में वॉरफेयर जो है वो हाईटेक हो चुका है, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो वेपनरीज़ है वो भी हाईटेक होनी चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट होनी चाहिए, टाइम के हिसाब से अपडेटेड होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास अभी कौन से ऑपरेशन मतलब कौन से वेज है, इनके कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। कावेरी इंजन हो गया, नेवी की सबमरीन हो गई, फाइटर जेट्स की बात हो गई, तेजस इंजन की बात हो गई, 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात है, ड्रोन्स की बात है और कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हमारे पास है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब इस से आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट को परचेस कर रहे हैं उनके सोर्स को डाइवर्सिफाई करो, किसी एक ही कंट्री से ना परचेस करते हुए मल्टीपल कंट्रीज से उन्हें परचेस करो और हर परचेस एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पर फोकस होना चाहिए और स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स को ही परचेस करो, ना कि बैकडेटेड ओल्ड वेपन्स को। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद उस टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर इंडिया में उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करो और जितना भी प्रोडक्शन होगा उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है, डोमेस्टिक कंटेंट जो है, उनका % धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है ताकि डिफेंस रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ है उन्हें भी इंडिया डेवलप कर सके। उसके लिए हम लोग फॉरेन कंपनीज़ को भी इंडियन डिफेंस सेक्टर में एंट्री दे चुके हैं। जॉइंट वेंचर, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी परचेस करो। इंडियन प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग फुल्ली डिफेंस प्रोडक्शन में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रमोट भी कर सकते हैं।
इन सारे पॉइंट्स को समराइज करके हम हमारे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, वो भी पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर में। इस कॉन्टेक्स्ट में इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है क्या। कनेक्टेड टॉपिक ही है, कनेक्टेडली समझ लेते हैं। हमने सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन सबकी बात कर ली। अब इंडिया को थर्ड न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है क्या। ओके, अब दोस्तों ट्रेडिशनली इंडियन नेवी के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता था। अब हमारे इंडिया का मैप अगर हम लोग देखें, इंडियन मैप अगर देखें तो हमारे पास दो वाटर बॉडीज़ है, अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो इंडियन नेवी अपना पावर प्रोजेक्शन जो है, जिसे ब्लू नेवी बनना है, तो हम इंडियन ओशन में भी अपना पावर प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। तो अभी इंडिया के पास ट्रेडिशनली हमेशा सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता था। तो अब इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रमादित्य, जो ऑब्वियसली हम लोग बाकी कंट्रीज से परचेस करते थे। पर इंडिया ने डोमेस्टिक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया और अब इंडियन नेवी हिस्ट्री में पहली बार दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रही है। एक तो है विक्रमादित्य और सेकंड है विक्रांत। एक इंडिजिनियसली बिल्ड है और एक हमने खरीदा है, विक्रमादित्य। तो यानी इंडियन नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बे ऑफ बंगाल में प्लेस्ड कर सकती है, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को अरेबियन सी में प्लेस्ड कर सकती है, जिससे हमारा पावर प्रोजेक्शन और मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। अब डिमांड चल रही थी कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए। क्यों? तो हमें ब्लू नेवी करके खुद को प्रोजेक्ट करना है, हमें इंडियन ओशन में हमारा डोमिनेंस चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न, दूसरा लॉजिकल रीज़न जो है वो ये कि इंडियन ओशन में चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ नेवी है या चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। जिसका एक एग्जांपल यहाँ इंडिया के पास श्रीलंका, हम्बनटोटा पोर्ट, देन मालदीव्स जिसके साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे थे, उसके बाद बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है। इधर पाकिस्तान में अगर बात करें तो यहाँ तो ग्वादर करके भी एक पोर्ट है, जिसे तो पूरी तरह चाइनीज़ ही बिल्डअप कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन में चाइनीज़ नेवी के एक्टिविटीज़, स्पाई शिप के एक्टिविटीज़ या डीप सी माइनिंग एक्टिविटीज़ डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिमांड आ रही थी कि इंडियन को हमें हमारी नेवी को स्ट्रॉन्गर बनाने की ज़रूरत है, नेवी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर हिस्टोरिकली भी बात करें तो इंडिया में हमेशा नेवल फोर्सेस निगलेक्टेड रही है, एक्सेप्ट 8th और 10th सेंचुरीज़ में चोला पावर जो थे, उन्होंने ही नेवी को इम्पोर्टेंस को समझा था और नेवी नेवल पावर के बेसिस पर ही उन्होंने रूल किया था। पर मुगलों के टाइम पर लो या उसके बाद का भी फेज़ लो, इंडिया में नेवी हमेशा निगलेक्टेड रही है। यही कारण था कि ब्रिटिश इजीली इंडिया को कॉन्कर भी कर पाए, वन ऑफ द रीजंस। तो दोस्तों हमें नेवी को स्ट्रॉन्गर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करें हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, तो नेवी सबसे स्मॉलेस्ट है। जितना भी बजट होता है उसका सबसे कम हिस्सा नेवी को जाता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा ऑब्वियसली आर्मी को जाता है, क्योंकि आर्मी हमारी 15,000 किलोमीटर बॉर्डर को मैंड करती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। अब नेवी का इम्पोर्टेंस हमें समझना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स जो सुएज़ कैनल से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, चाइनीज़ थ्रेट जो है वो अब बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, वो ओशन और मैरीटाइम डिवीज़न में भी है और फ्यूचर में सुपर पावर बनना है। और चाइनीज़ जो थ्योरी है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नेवी को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्गर करने के लिए ही हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डीजल पावर सबमरीन्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। इनकी जो एविएशन विंग है, नेवी की एविएशन विंग, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर हम रफाल एम मरीन को डिप्लॉय करेंगे। विक्रांत में जो MiG-29K है वो जनरली ऑपरेट किए जाते हैं। तो क्या इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए? अब इस पर डिबेट हुई थी। तो दोस्तों हमने एक तो रीज़न देख लिया
कि हमें नेवी स्ट्रॉन्गर करने की ज़रूरत क्यों है, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसे कैसे स्ट्रॉन्गर करेगा। अब इससे अपोजिंग वाले भी आर्गूमेंट है, अल्टरनेट आर्गूमेंट्स भी है, सजेशंस। तो वन ऑफ द सजेशन ये है कि इंडिया में जहाँ पे ये अंडमान निकोबार है, इसे भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों अंडमान निकोबार, जहाँ पे इंडिया की सबसे पहली ट्राई सर्विस कमांड है, यहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है ताकि वो एज अ एयरक्राफ्ट कैरियर काम कर सके रिमोट एरिया में। सेम वे हमारे पास यहाँ पे लक्षद्वीप भी आइलैंड्स हैं, इनमें से भी किसी एक आइलैंड को डेवलप किया जा सकता है एज ए एयरक्राफ्ट कैरियर, जहाँ से नेवी के जो एयर असेट्स है, एविएशन असेट्स है, वो ऑपरेट करेंगे। ये एक अल्टरनेट सजेशन दिया गया है कि इंडियन नेवी ने थर्ड एयरक्राफ्ट को परस्यू न करते हुए, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत कॉस्टली होता है, उनका प्रोडक्शन भी कॉस्टली होता है, उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कॉस्टली होता है। तो वन ऑफ द सजेशन जो दिया गया था अल्टरनेटिव, वो ये था कि अंडमान और ये जो लक्षद्वीप है, इनमें जो कुछ ऐसे आइलैंड्स है जिन पर एयर स्ट्रिप को डेवलप किया जा सकता है, जिसे नेवी को हैंड ओवर कर दो, जिससे कि बे ऑफ बंगाल, मलाक्का स्ट्रेट और यहाँ पे अरेबियन सी को इन ओशैनिक एयर स्ट्रिप से मैनेज किया जाए, नेवल बेसिस से मैनेज किया जाए, और जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है इन्हें इंडियन ओशन में या स्ट्रैटेजिकली नीड बेसिस पे यूज़ या डिप्लॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों ये टॉपिक भी न्यूज़ में था, जिसमें बहुत सारा डिबेट एंड डिस्कशन भी हुआ था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि हिस्ट्री में पहली बार ही इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ट्रेडिशनली सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता था, और फ्यूचर में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड हो रही है। और अल्टरनेट सॉल्यूशन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम लोग एज अ एयरक्राफ्ट कैरियर या एयर स्ट्रिप डेवलप करके इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अब इंडिया को जो डिफेंस का जो फोकस है वो बॉर्डर पे तो उतना ज़रूरी है, आर्मी पे तो ज़रूरी है, एयरफोर्स पे भी फोकस हो रहा है। नेवी जो निगलेक्टेड है, इसे हम लोग निगलेक्टेड नहीं रख सकते हैं। हिस्टोरिकली भी हमने इससे हार्ड लेसन लर्न किए हैं, और फ्यूचर में ये मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है करके इंडिया को नेवी के डेवलपमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखना है एग्ज़ाम के हिसाब से, इस पर भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव भी आप एग्ज़ाम में बता सकते हो। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, जो अभी करंट में है, जिसकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो है दोस्तों हेवी प्लेटफॉर्म या स्मार्ट टेक। अब हेवी प्लेटफॉर्म कौन से, जो अभी हमने रिसेंटली डिस्क्राइब किए? न्यूक्लियर पावर सबमरीन बिलियंस में कॉस्ट होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर बिलियंस में होते हैं, रफाल फाइटर जेट्स जिनकी कॉस्ट मिलियंस में 200 मिलियन, 700 मिलियन, 800 मिलियंस तक होती है। सेम वे अगर हम लोग इनका वॉरफेयर में इम्पैक्ट देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो इन्हें इसेंशियल मिलिट्री एसेट माना जाता था, जो मिलिट्री पावर को भी प्रोजेक्ट करती थी, या वॉरफेयर में इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता था। टैंक्स लीजिए, ओके। बट अभी जो रिसेंटली हम लोग वॉरफेयर देख रहे हैं, पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉरफेयर, उसके बाद इजराइल के खिलाफ जो हाउदीज़ ने जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को यूज़ किया, रॉकेट लॉन्चर्स को यूज़ किया, वहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है कि जो ड्रोन जो है ये बहुत चीप है। यानी दोस्तों जो ड्रोन अटैक होता है उसे इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो यूज़ करती है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, तो एक बहुत ही चीप ड्रोन, चीप यानी नियर अबाउट 2000 से $20,000 तक, इतना सस्ता ड्रोन जो है, इसे इंटरसेप्ट करने के लिए पेट्रियट जो मिसाइल यूज़ करती है उसकी कॉस्ट जो है वो मिलियंस में होती है। अब ये भी है, तो जो कॉस्ट भी कंसिडरेशन में रखना होगा। उसके साथ ही ये सिंपल ड्रोन से आप एक सबमरीन को, एयरक्राफ्ट कैरियर को, एक फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी सिंपली इन चीपर जो टेक्निक है, ड्रोन्स है, इन्हें यूज़ करके हम लोग मिलियंस और बिलियन कॉस्ट का डैमेज एनिमी को पहुंचा सकते हैं। तो अब जहाँ पे दुनिया का जो वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है या फ्यूचर वॉरफेयर की जो स्ट्रैटेजी है,
या जो वॉर्स के लिए जो भी टेक्निकलिटीज़ यूज़ की जाएंगी, उसमें अब हमारे सामने बहुत बड़ा डिलेमा है। क्या हम लोगों ने इन हाई कॉस्ट मेजर असेट पे काम करना चाहिए या चीपर टेक्नोलॉजी ड्रोन्स जो बहुत सस्ते आते हैं पर इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और क्या फ्यूचर में मिसाइल्स जिनकी कॉस्ट मिलियंस में होती है, क्या मिसाइल्स की जगह इन चीप ड्रोन को यूज़ किया जाएगा? क्या आर्मी में टैंक्स की जगह ड्रोन्स ले लेंगे? तो उस बारे में भी हमें सोचना होगा। तो आज की डेट में हम लोग इसका एक बैलेंस्ड आंसर एग्जाम में प्रोवाइड कर सकते हैं। बैलेंस्ड आंसर ये कि हमें इन दोनों में डिफेंस एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना चाहिए कि भाई हाईटेक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ड्रोन्स की ज़रूरत है, एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग को इम्बेड करने की ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो कॉस्टली हेवी प्लेटफॉर्म्स है, फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, डीजल पावर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इन्हें रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को संभाल सकते हो। तो ड्रोन्स हाईटेक के बारे में याद रखना है कि लेटेस्ट वॉरफेयर जो है इन्हीं पर हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, एक्यूरेट है, इफ़ेक्टिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत चीप है। और जो हेवी प्लेटफॉर्म्स है बहुत कॉस्टली है, उनका ऑपरेशन भी कॉस्टली होता है, मेंटेनेंस भी कॉस्टली होता है, और उन्हें एक चीप ड्रोन से या चीप हाईटेक वेपन से ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो दोस्तों, इस पॉइंट को भी कंसिडरेशन में रखना है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों, इस मैराथन को हमने डिज़ाइन किया था डिफेंस सेक्टर रिलेटेड मेंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2025 मेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों, आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इससे आपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसके बेसिस पर आप मेंस में डिफेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल एंगल और मल्टीपल पॉइंट के साथ इजीली ट्रैक कर सको। सो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेंस प्रिपरेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो श्रीराम IAS आपको 1-on-1 फ्री मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और श्रीराम IAS से फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। सो दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस 2025। थैंक यू।